मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं आपकी हिंदी की टीचर और आज हम हिंदी में पार्ट 9 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 9, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अध्याय का उपक्रम देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता हैं। उन्हें जीवन भर समाज की गलत परंपराओं के कारण प्रताड़ित होना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अंतिम समय तक संघर्ष किया। तो चलिए शुरू करते हैं अब पाठ को। भीमराव अंबेडकर के बारे में। आजादी से पहले भारतीय समाज में अछूतवाद का जोर था। देश की कई जातियों को उपेक्षा तथा घृणा का शिकार होना पड़ता था। जो नीची जात के लोग थे, ऊंची जात के लोग उनसे घृणा करते थे, उनके लिए मतलब उनसे बचते थे, उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। ये हालत थी स्वतंत्रता से पहले। ठीक है, हालात यहाँ तक खराब थे कि भगवान भी सवर्णों के कब्जों में थे। सवर्णों यानी ऊंची जाति के लोगों के कब्जे में थे, यानी कि मंदिर में भी जाने से, इन नीची जाति के लोगों मंदिर में भी जाने से रोक दिया गया। ऐसे विकट स्थिति में महाराष्ट्र के मराठी भाषी दलित महार परिवार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू नामक स्थान पर हुआ। ये रामजी भीमाबाई सकपाल की 14वीं संतान थे। ठीक, स्नेह से सभी उन्हें भीमा कहकर पुकारते थे। प्यार से क्या कहते थे? भीमा। तथा कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद भीमराव कहलाए। रामजी सकपाल अंग्रेज सरकार की सेना में नौकरी करते थे। 6 वर्ष की आयु में भीम की मां चल बसी। कितने वर्ष की आयु? 6 वर्ष की आयु में। ठीक है, तब राम जी की बहन मीराबाई ने परिवार की देखभाल शुरू की। राम जी अनुशासित, सादा व धार्मिक जीवन बिताते थे। अनुशासित यानी नियमों में रहते थे, हर चीज सादा जीवन, धार्मिक थे। ठीक, वे चाहते थे कि उनके बच्चे भी पढ़े लिखे तथा सच्चे चरित्र वाले बने। ठीक है, वे ज्योतिबा फुले के मित्र तथा प्रशंसक थे, जो कि दलितों में शिक्षा का प्रचार करने तथा ऊंची जातियों के हिंदुओं में उन्हें सामाजिक स्वीकृति, ठीक है, सामाजिक स्वीकृति यानी हिंदू ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को अपनाए, समाज में बराबर उनको स्थान मिले, ऐसे स्थान दिलाने की दिशा में काम कर रहे थे। कौन? ज्योतिबा फुले भी तो इनके प्रशंसक थे। ठीक, आगे देखिए। भीम को बचपन से अछूत होने की पीड़ा महसूस हुई। स्कूल में उन्हें कक्षा के एक कोने में बैठा दिया जाता था। अध्यापक उनकी कॉपियों को हाथ तक नहीं लगाता था। ठीक है, यहाँ तक कि प्यास लगने पर वे पानी भी नहीं पी सकते थे। स्कूल में 2 अध्यापक अंबेडकर तथा पेंट से ही ऐसे अध्यापक थे जो उनसे क्या करते थे? उनसे स्नेह रखते थे, लगाव रखते थे, उनसे प्रेम करते थे। 4वीं कक्षा में उन्होंने संस्कृत पढ़ना चाहा, परंतु दलित को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। फलतः उन्हें फारसी पढ़नी पड़ी। भीम पाठ्य पुस्तकों के अलावा सामान्य पुस्तकें भी पढ़ते थे। पैसे का अभाव होने के बावजूद उन्होंने अपना शौक बनाए रखा। 1907 ईस्वी में उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। किसी अछूत बालक यानी अछूत यानी नीची प्रजाति के लोगों से, जो बड़े ऊंची प्रजाति के लोग क्या करते थे? उनसे छूते भी नहीं थे, उनसे दूर दूर रहते थे, उनसे हाथ तक नहीं मिलाते थे। ठीक है, तो किसी अछूत बालक का इतनी शिक्षा लेना अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। अतः महान जाति ने भीमराव का अभिनंदन किया। 17 साल की आयु में उनका विवाह रमाबाई से कर दिया गया। कितनी आयु में? 17 साल की आयु में। आगे की पढ़ाई उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में की। यहाँ भी उन्हें अछूत होने का दर्द सहना पड़ा। यहाँ उन्हें बड़ौदा के महाराज सयाजी राव से छात्रवृत्ति मिली, जिससे उन्होंने सन 1912 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 2 फरवरी 1913 को भीमराव के पिता का निधन हो गया, मृत्यु हो गई। अब परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गई। ठीक, फिर आगे देखिए। ऐसे समय में फिर बड़ौदा के महाराज ने इन्हें सहारा दिया। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्ति करने के लिए उन्हें अमेरिका भेजा। किसने? बड़ौदा के महाराज ने। भीमराव जुलाई 1913 में अमेरिका पहुंचे। कहां पर पहुंचे? 1913 में अमेरिका पहुंचे। वहां उन्होंने कड़ी मेहनत की तथा अनेक विषयों का अध्ययन किया। उन्होंने प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर शोध पत्र लिखा और सन 1915 में एमए की डिग्री हासिल की। यहीं पर एक शोध प्रबंधन लिया जिसका शीर्षक था भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश, ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन।
ठीक इस शोध प्रबंधन को सन 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने स्वीकार कर लिया तथा उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली। अमेरिका में भीमराव को पहली बार अपमानित ना होने तथा अछूत ना समझने जाने का सुखद अनुभव हुआ। वहां पर उनको छुआछूत, अछूत या फिर नीचा ऊंचा ऐसा ऐसा कुछ दुख नहीं झेलना पड़ा। वहां का माहौल उनके लिए बहुत अच्छा रहा। भीमराव को लगा कि महारों और अस्पृश्यता के कलंक से मुक्त होने के लिए शिक्षित होना होगा। यानी कि जैसे कि इनका कहना था कि जो नीची जाति के लोग हैं वो शिक्षा के बल पर अपनी जो सम्मान जो जिस सम्मान के वो क्या है हकदार हैं, उस सम्मान को हासिल करने के लिए उन्हें शिक्षित होना पड़ेगा। वे भारत लौट आए, कौन? भीमराव, तथा बड़ौदा रियासत में मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त हुए। इतने ऊंचे पद पर आसीन होने के बावजूद उनके अधीनस्थ जो उनके नीचे जो काम कर रहे थे उनसे दूरी बनाए रखते थे तथा उन्हें उचित सम्मान ना देते थे। नवंबर 1917 में वे मुंबई लौट आए। आगे, उस समय कोल्हापुर के महाराजा साहू महाराज दलित वर्ग के कल्याण में रुचि ले रहे थे। उन्होंने दलित छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा, आवास तथा भोजन की व्यवस्था की हुई थी। भीमराव ने साहू महाराज की सहायता से 31 जनवरी 1920 को मूक नायक नामक अखबार शुरू किया। इसका उद्देश्य हिंदुओं में जात पात को समाप्त करना तथा अस्पृश्यता का निवारण करना था, छुआछूत का। ठीक है, भीमराव ने महार जाति की 18 उपजातियों के नेताओं को एक साथ भोजन करने पर राजी करने में कामयाबी पाई। इस बीच भीमराव लंदन गए तथा वहां से बैरिस्टर बनकर लौटे। सन 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था दलितों का उत्थान करना तथा उन्हें भारतीय समाज में राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टि से बराबरी का स्थान दिलाना। तो इस तरह से उन्होंने उद्देश्य स्थापित किए अपने बहिष्कृत हितकारिणी का सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था दलितों को उत्थान करना, शिक्षित करके उन्हें उत्थान करना, राजनीति सामाजिक दृष्टि से बराबर बाकी सभी जातियों के समान उनको भी बराबर स्थान दिलाना। इस संस्था के कार्यों के कारण लोग उन्हें बाबा साहब कहने लगे। सन 1929 में सरकार ने उन्हें दलित हितों का प्रतिनिधित्व करने हेतु मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मनोनीत किया। सन 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ में दलितों का सम्मेलन बुलाया, जिसमें 10,000 से अधिक नेता, प्रतिनिधि व कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन में दलितों के आत्मोत्थान के लिए आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, जब तक हम अपना 3 तरह से शुद्धिकरण नहीं करते तब तक स्थायी प्रगति नहीं हो सकती। हमें अपना आचरण सुधारना होगा, अपने बोलचाल का तरीका बदलना होगा। इस तरह से वो लोगों को समझाने लगे कि हम शिक्षित हों, हम अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपनी सोच को यदि हम बदलेंगे तो हम अपने लिए इस समाज में सम्मान को स्थापित कर लेंगे। और इस तरह से तरीका बदलना होगा और विचारों में दृढ़ता लानी होगी। हम आत्मोत्थान तभी कर पाएंगे जब हम अपनी सहायता खुद करेंगे और आत्मसम्मान तथा आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे। इस तरह से वो लोगों को समझाने लगे। इस सम्मेलन में महाड़ स्थित मीठे पानी के तालाब चौदार ताले पर अपना अधिकार जताने का फैसला लिया गया। इस फैसले से क्रोधित होकर सवर्णों ने, जो ऊंची प्रजाति के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग, सवर्णों ने उन पर हमला किया इस फैसले के क्रोध में, क्योंकि क्या चौदार तालाब के पानी पीने पर भी इनका हक नहीं था। वो चाहते थे कि इस तालाब पर भी हमारा अधिकार हो, हम भी यहाँ का पानी पी सकें। तो इस तरह से बाबा साहब ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में शिक्षा, मद्य निषेध, कर व्यवस्था, महिला व बाल कल्याण जैसे विषयों पर कड़ा रुख अपनाया। मुंबई सरकार ने दलित वर्गों की शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक दशा का अध्ययन करने तथा उनके उत्थान के उपाय सुझाने के लिए स्टार्ट समिति का गठन किया। इसके सदस्य के तौर पर अंबेडकर ने कार्य किया। इस समिति के साथ किए विभिन्न जिलों के दौरों के दौरान डॉक्टर अंबेडकर को कई बार अपमान भी झेलना पड़ा। समिति ने सवर्ण, हिंदू व दलित छात्रों के लिए साझे स्कूल खोलने, दलित छात्रों के लिए अधिक हॉस्टल खोलने तथा छात्रवृत्ति बढ़ाने की सिफारिश की थी। तो इस तरह से दलित जाति के जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उनके लिए हॉस्टल, छात्रवृत्ति, ताकि वो भी क्या है, अगर उनके पास इतना धन नहीं है फिर भी उनको क्या है शिक्षित किया जाए, ताकि उनको बराबर सभी जातियों के बराबर इस समाज में सम्मान मिले और सभी चीजों पर इनका भी अधिकार हो। इस तरह से इस समिति ने काफी सारी चीजें की दलित जाति के लोगों के लिए।
समिति ने दलित वर्गों के व्यक्तियों को फौज तथा पुलिस में भर्ती करने की भी सिफारिश की थी, ताकि इनको भी हर जगह, मतलब सरकार के हर एक पद पर इनका क्या हो, इनका अधिकार हो, इनको भी वो जगह दी जाए बाकी सभी जातियों के समान। साइमन कमीशन की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने सभी रियासतों के शासकों व राजनीतिक दलों को बातचीत के लिए बुलाया। बाबा साहब दलितों के प्रतिनिधि के रूप में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1931 में शामिल हुए। किसके प्रतिनिधि? दलितों के प्रतिनिधि बनकर बाबा साहब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। समय था 1930 से 31। वहां उन्होंने स्पष्ट कहा, ब्रिटिश लोगों के आने से पहले अस्पृश्यता के कारण हम घृणित अवस्था में थे। ब्रिटिश लोगों के आने से पहले हम अस्पृश्यता के कारण हम घृणित अवस्था में थे। क्या ब्रिटिश सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ किया है? इस तरह से उन्होंने उस सम्मेलन में अपनी बात रखी। सभी विकार खुले घाव की तरह, जितने भी मतलब हमारे साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, खुले घाव की तरह दिखाई दे रहा है। और अंग्रेजी शासन के 150 वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें दूर नहीं किया गया। इस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के बीच में बैठकर उस सम्मेलन में अपनी बात रखी, अपने दलित लोगों के लिए बात रखी। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के मौलिक अधिकार का घोषणा पत्र भी तैयार किया। गोलमेज कॉन्फ्रेंस की दूसरी बैठक में भी उन्हें आमंत्रित किया गया। इस बार उन्हें संघ निर्माण समिति का सदस्य बनाया गया, जिसे भारत के भावी संविधान का मसौदा यानी प्रारूप तैयार करने का काम सौंपा गया। तो इस तरह से जो कानूनी किताबें, संविधान की कानूनी किताबें, उसके लिए, उसको बनाने के लिए कई सारे एक समिति बनाई गई। उसमें क्या था कि सभी सदस्य मतलब अलग अलग धर्म के सदस्य उसमें शामिल हुए, जिसे भारत के भावी संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया। अब देखिए, अंबेडकर को गांधी जी से भी विरोध था, क्योंकि गांधी जी दलितों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग मानते थे और उन्हें विशेष प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में नहीं थे। अंबेडकर दलित वर्गों को अलग मताधिकार दिलाने पर दृढ़ थे, तो उनको अलग से ही सब चीजों पर अधिकार और हर चीज पर, जिस तरह से समाज में सभी जाति, ऊंची जाति को स्वतंत्रता मिली है, चाहे वो शिक्षा के तौर पर हो, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे किसी भी तरह से, ठीक है, उन्होंने हमेशा दलित वर्गों के लिए मांग की और अपनी बात रखी। ठीक है, भारत लौटने पर जिस समय दलित वर्गों के लिए अलग मताधिकार की घोषणा की गई, उस समय महात्मा गांधी पूना निकट यरवदा जेल में बंद थे। इस निर्णय से आहत होकर गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर को देश भर में भारी विरोध सहना पड़ा। अंततः यरवदा जेल में डॉक्टर अंबेडकर व महात्मा गांधी के बीच 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। इसके अनुसार दलितों के लिए अलग मताधिकार का प्रावधान समाप्त हो गया। बदले में दलितों को कई रियायतें दी गई। प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेंबलियों में 148 सीटें और केंद्रीय राज्यसभा में 18% सीटें उनके लिए आरक्षित की गई। किनके लिए? दलितों के लिए। इस समझौते के बाद बहुत से सार्वजनिक कुएं व मंदिर दलितों के लिए खोल दिए गए। उन्होंने दलितों को हर चीज में अधिकार दिलाया, चाहे वो पानी के ऊपर हो, चाहे मंदिर के ऊपर हो। ठीक है, सन 1935 में येवला नासिक में एक सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अब समय आ गया है कि हमेशा के लिए मामला सुलझाने के लिए कोई अंतिम फैसला किया जाए। उन्होंने दलितों को हिंदू धर्म से नाता तोड़कर शांति व आत्म सम्मान के लिए दूसरे धर्म की शरण लेने की प्रेरणा दी। धर्म परिवर्तन की घोषणा से सारे देश में हलचल मच गई। धर्म परिवर्तन की घोषणा से सारे देश में क्या हो गई? हलचल मच गई। ठीक है, चलिए आगे। सन 1936 में चुनावी हलचल हुई। अंबेडकर ने भी अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। क्या बनाई? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। 17 फरवरी 1937 के चुनाव में उन्हें भारी बहुमत से विजय हासिल हुई। उन्होंने कोकट क्षेत्र में भूमि बटाई की खेती प्रथा समाप्त करने, महार वेतन प्रथा समाप्त करने के लिए विधेयक पारित किया। भूमि बटाई की खेती प्रथा और महार वेतन प्रथा समाप्त करने का विधेयक पारित किया। इसी बीच सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। बाबा साहब ने दलितों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने की प्रेरणा दी। उन्होंने मुंबई के गवर्नर से महार बटालियन बनाने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। उनके इस कदम की कड़ी आलोचना की गई।
उन्हें जुलाई 1941 में रक्षा सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया तथा जून 1942 में कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया गया। सन 1945 में उन्होंने पीपुल्स एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की तथा जून 1946 में इस संस्थान ने अपना प्रथम शिक्षा संस्थान सिद्धार्थ कॉलेज खोला। तो इस संस्थान ने, मतलब इसी दलितों की संस्था ने प्रथम शिक्षा संस्थान सिद्धार्थ कॉलेज खोला। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा गठित की गई जिसमें अंबेडकर को भी स्थान मिला। 29 अप्रैल 1947 को संविधान सभा ने घोषणा की कि सब तरह की अस्पृश्यता समाप्त कर दी जाएगी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर बाबा साहब को। ठीक है। आगे 6 महीने तक अथक परिश्रम के बाद संविधान का प्रारूप देश के सामने रखा गया, परंतु इस कठिन कार्य में उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। किसका? अंबेडकर जी का। 29 नवंबर 1947 को संविधान का अनुच्छेद 11 भारी समर्थन के साथ पारित हो गया। 11 भारी समर्थन के साथ पारित हो गया, जिसमें अस्पृश्यता की समाप्ति की घोषणा की गई थी। उन्हें अक्टूबर 1948 में हिंदू कोड बिल संविधान सभा में प्रस्तुत किया। वे सभी हिंदुओं के लिए एक तरह का कानून बनाना चाहते थे। हिंदू कोड बिल का विरोध हुआ और इसे विकृत रूप में स्वीकृत किया गया। इस सब से निराश होकर उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने का निर्णय किया तथा 14 अक्टूबर 1956 को अपनी पत्नी तथा लगभग 3 लाख अनुयायियों के सहित बौद्ध बन गए। उन्होंने चौथे बौद्ध सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने द अनटचेबल्स, द बुद्ध एंड हिज गॉस्पेल, द बुद्ध, कार्ल मार्क्स, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशंस नामक पुस्तकें लिखी। 5 दिसंबर 1956 को उनका देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों के उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने भारत को ऐसा संविधान दिया जिसमें धर्म, मत, लिंग आधार पर समानता का प्रावधान किया गया। उन्होंने देश के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की भी कोशिश की। समान नागरिक संहिता बनाने की कोशिश की, सबको समान रूप से अधिकार मिले। उनके महान योगदान का सम्मान करते हुए भारत सरकार ने सन 1990 में उन्हें मरणोपरांत मरने के बाद भारत रत्न से विभूषित किया। इन्होंने केवल अपना जीवन नहीं सुधारा, अपनी जाति के सभी लोगों का जीवन सुधार कर ये स्वर्गवास हुए। अंत तक इन्होंने बहुत परिश्रम किया। ठीक है। चलिए बच्चों, ये पाठ समाप्त हुआ। भीमराव अंबेडकर के बारे में हमने बहुत सारी बातें जानी, बहुत सारी जानकारियां ली, तो ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ ये सारी जानकारी आपने अच्छे से समझी होगी, तो पाठ को अच्छे से वाचन कीजिएगा। ठीक है बच्चों, पाठ समाप्त हुआ। शब्दार्थ आ जाइए। सच्चरित्र, अच्छे चरित्र वाला, भरण पोषण, पालन पोषण, अधीनस्थ, पद या ओहदे में छोटा, आत्मोत्थान, आत्मा की उन्नति, समृद्धि। मसौदा का अर्थ है प्रारूप। ठीक है। लेख का वह पूर्व जिसमें सुधार, काटछांट किया जाना हो। कुछ चीज, कोई भी नियम बनाने से पहले, कोई कानून बनाने से पहले हम एक प्रारूप बनाते हैं, फिर उस पर मशवरा होता है, काटछांट की जाती है, परिवर्तन होता है, तो उसे मसौदा कहते हैं। संहिता नियमों अथवा विधियों आदि का संग्रह। ठीक है। संहिता किसे कहते हैं? नियमों का संग्रह, विधियों का संग्रह, ठीक, कानून का संग्रह। फलतः, परिणाम स्वरूप, अस्पृश्यता, छुआछूत निवारण, उपाय, रोकथाम, घृणित, घृणा का पात्र, देहावसान, शरीर का अंत, मृत्यु, विकृत, बिगड़ा हुआ, मरणोपरांत, मृत्यु होने के बाद। ठीक है। चलिए, मौखिक अभिव्यक्ति आ जाइए। इन प्रश्नों के उत्तर बोलकर देंगे, पाठ के अनुसार लिखित आ जाइए। सही विकल्प पर उचित प्रकार से गोला भरिए। का देखिए, भीम की माँ चल बसी थी। भीम की माँ चल बसी थी। का देखिए, सबसे पहला, भीम की माँ चल बसी थी 6 वर्ष की आयु में। हाँ देखिए, राम जी किसके मित्र तथा प्रशंसक थे? किसके थे? ज्योतिबा फूले के। अगला देखिए, गा देखिए, भीम ने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी 1907 ईस्वी में। घ देखिए, भीमराव जी का विवाह हुआ था। कब हुआ था बताइए? 17 वर्ष की आयु में। अगला, डॉक्टर अंबेडकर किनके अधिकारों के लिए लड़े? दलितों के। ठीक है। चलिए, रिक्त स्थान खाली स्थान भरिए। का देखिए, राम जी सकपाल डैश सरकार की सेना में नौकरी करते थे। अंग्रेज सरकार। ठीक है। खा देखिए, भीम को बचपन से डैश होने की पीड़ा महसूस हुई। अछूत।
गा देखिए, डैश में भीमराव को पहली बार अपमानित ना होने तथा अछूत ना समझे जाने का सुखद अनुभव हुआ। अमेरिका में। डॉक्टर अंबेडकर ने डैश के मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र तैयार किया। दलितों। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की भी कोशिश की। ठीक, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। का देखिए, अध्यापक भीम को कक्षा में सबसे आगे बैठाते थे। नहीं। खा देखिए, भीमराव उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए। नहीं। ठीक। ग, गांधी जी दलितों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग मानते थे। हाँ। घ, बाबा साहब ने दलितों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने की प्रेरणा दी। हाँ। अगला अगला देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को बनाया गया। हाँ। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाठ के अनुसार लिखित रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में देने का प्रयास करेंगे। आशा करते हुए ये पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।